नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी के पेपर्स, जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के भाई बहन हैं, उनके पेपर 4 जुलाई से शुरू हैं और आप लोगों की जो रिवीजन क्लास है मैंने आज से शुरू कर दी है। यानी कि आज से आपका पहला पेपर, जो कि आपका एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसका पहला यूनिट आपको रिवीजन कराया जाएगा और संभवतः आप सभी ने तैयारी करना शुरू कर दिया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपके एग्ज़ाम के पैटर्न की, और देन उसके बाद में आपको यूनिट 1 जो है वो पूरी रिवीजन करा दूंगा। इसी प्रकार से आपको यूनिट बाय यूनिट रिवीजन मिल जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको यूनिट बाय यूनिट बताता रहूँगा, जिससे आप उनको तैयार करते रहिए और पेपर से पहले आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए, एक अच्छी तैयारी हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लूँगा थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न की, उसके बाद में जो आपका यूनिट 1 है आज पेपर 7 की कॉमन पेपर है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है, चाहे वो VI का हो HI का हो। खास करके यह वीडियो जो है, क्योंकि ID के एग्ज़ाम्स है तो ID के लिए बनाया जा रहा है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी को पता है, आप सभी ने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया था, जहां पर आपको एक एक नंबर के 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिले थे, यानी कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मिले थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 45 नंबर का आपका पेपर होता है, एक पेपर आपका 45 नंबर का। और दोस्तों इसी के बाद में आपका जो दूसरा पोर्शन था, यहाँ पर आपको ट्रू एंड फॉल्स देखने को मिले थे 5। इसके बाद में आपका तीसरा था मैचिंग करने के लिए, यानी कि मिलान करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसके बाद में 2-2 अंक के 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। उसमें से आपको 5 के 5 क्वेश्चंस करने थे, 10 नंबर यहाँ से आपको बनाने थे। इसके बाद में आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, जहाँ पर आपको केवल और केवल 2 क्वेश्चंस करने थे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का था। और लास्ट आपका 2 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन करना था और प्रत्येक जो एक क्वेश्चन था वो 10 नंबर का था। इसी प्रकार से आपके टोटल मिलाकर के 45 नंबर बनते हैं। और आप इन 45 नंबर में से अगर बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियोस को देखते रहिएगा। जो भी चीज़ बताई जाए, यानी कि जो भी छोटी सी छोटी चीज़ बताई जाए, 2 नंबर के प्रश्नों को बताया जाए, 1 नंबर के प्रश्नों को बताया जाए, मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि प्रत्येक वर्ष मैं आपको कराता आ रहा हूं। पिछले वर्ष भी, उसके पहले भी आप लोगों को मॉडल पेपर्स जो थे वो प्रोवाइड कराए गए थे। किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं वो भी आपको बताया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ वो भी बताई गई थी। तो दोस्तों बस चैनल पर बने रहिएगा। और एक निवेदन सभी से रहता है कि सभी लोग अपने एक बार मित्रों के पास में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आज आपका जो पहला पेपर है, यानी कि 7वां पेपर आपका आज चलेगा, और 7वें पेपर में आपका पहला यूनिट, जहां पर शिक्षा के बारे में बात की गई, एम्स यानी कि उद्देश्य क्या होते हैं शिक्षा के, उसकी बात की गई, मूल्यपरक शिक्षा या नैतिक शिक्षा क्या होती है उसके बारे में बात की जाएगी, और जनरल इक्वलिटी यानी कि जो भी हमारी महिलाएं हैं, वुमेन एजुकेशन, उस पर बात की जाएगी। और इसी के तहत आपका यूनिट 1.5 आएगा, जो भी आपका जहां पर बात की जाएगी कि व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, किस एज के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न यहीं से उठता है। एक बार तो केवल यही पूछ लिया गया था कि जो प्रत्येक प्राणी होता है, यानी कि हर प्राणी जो प्राथमिक शिक्षा होता है वो कहाँ से ग्रहण करता है। सीधी सी बात है, अपनी माँ से ग्रहण करेगा, उसके बाद में अपने घर से ग्रहण करेगा, उसके बाद में ही वो विद्यालय जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा के अर्थ की, यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा की परिभाषा पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा के अर्थ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि हम भारत में रहते हैं और शिक्षा, लगभग सभी कहते होंगे कि विद्या, शिक्षा, आप इसी नाम से शिक्षा को जानते हैं, जो कि घर में, विद्यालय में हम कहीं पर भी सीख सकते हैं। यानी कि
कह सकते हैं कि विद्या, क्या कहते थे इसको, विद्या। और एक चीज आती थी जानना, जिसको हम बोलते थे विद्या ददाति विनिमय। और मौलिक शब्द विद्या में क्या होगा आपका, विद, यानी कि विद धातु से बना है, जो कि संस्कृत की मगर बात करूं। और शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। अगर विद्यालय की हम बात कर लें या कहीं पर एक जगह की पार्टिकुलर जगह की बात कर लें, तो दो चीज़ें होती हैं शिक्षा के अंतर्गत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका विद्यार्थी हुआ, एक तो आपका विद्यार्थी हुआ, और दूसरा उसको सिखाने वाला यानी कि शिक्षक। क्योंकि यहाँ पर मैं दो चीज़ों की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि विद्यालय में एक नियमित पाठ्यक्रम चलाया जाता है शिक्षा देने के लिए। और अगर हम अपने आसपास समाज की बात कर लें, अपने परिवार की बात कर लें, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी पाठ्यक्रम नहीं चलाया जाता। यहाँ पर जो चीज़ें हमें समाज से मिलती हैं, जो चीज़ें हमें घर से मिलती हैं, तो यहाँ पर कोई भी नियमित पाठ्यक्रम नहीं होता, करिकुलम नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर हम विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो क्या होगा, विद्यार्थी होगा, शिक्षक होगा, ये दोनों धुरी होंगी वहाँ पर। और तीसरा आपको क्या देखने को मिलेगा कि नियमित पाठ्यक्रम, एक साल में आपको कितना कवर करना है, 2 साल में आपको कितना कवर करना है, 1 महीने में आपको क्या पढ़ना है, 3 महीने के बाद में जब आपका पेपर होगा तो क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अगर हम इसको इंग्लिश शब्द की बात कर लें, एजुकेशन शब्द की, अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश शब्द की बात कर लें, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, तो 2 शब्दों से मिलकर बना, ई प्लस ड्यूको। इसका अर्थ क्या होगा, इसके अर्थ में अगर हम बात कर लें तो बच्चे का जो भी आंतरिक शक्तियां हैं, यानी कि बच्चा जो सीखना चाहता है, बच्चे के अंदर जो भी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को बाहर निकालना, उसको बाहर की ओर प्रकट करना। बाहर की ओर प्रकट करने का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ उसके अंदर छुपी हुई है, जो भी स्पेशलिटी उसके अंदर छुपी हुई है, उसको बाहर निकालना, जिससे कि बच्चा उस चीज़ को अच्छे से जान सके, समझ सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। बाई चांस किसी बच्चे को अगर डांस आता है तो डांस कराएंगे हम उसको, अगर उसको पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ाएंगे हम उसको, यानी कि जो भी उसकी एबिलिटी है उसके अनुसार कार्य करना। और आप सभी को मैंने बताया कि प्रत्येक प्राणी जन्म के बाद पहला पाठ जो है वो अपनी माँ की गोद में सीखता है। उसके पश्चात क्या करेगा, घरेलू वातावरण, आसपास के लोगों के संपर्क में आएगा, पर्यावरण में आएगा, तब जाकर के बच्चा सीखेगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे थोड़ा सा बात कर लें शिक्षा के बारे में, तो प्रत्येक समाज में शिक्षा चलती रहती है और मनुष्य के पास जन्मजात शक्ति का विकास करना, उसके कौशलों में वृद्धि करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, ये सभी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ शिक्षा के परिभाषा की, तो व्यापक शिक्षा की क्या परिभाषा होगी। अगर मैं थोड़ा सा शिक्षा की परिभाषा की बात कर लूँ तो व्यापक अर्थ में शिक्षा की क्या परिभाषा होगी। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको बहुत ही काम देंगी आपके पेपर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर वही चीज़ें बताता हूँ और लास्ट में बताता हूँ, जिससे कि आप लोग अपना पूरा सिलेबस पढ़ चुके हों और यहाँ पर केवल और केवल आपको दोहराने के लिए मिल रहा हो। तो शिक्षा की अगर बात कर लें तो एस मैकेंजी, इनके अनुसार शिक्षा के बारे में क्या कहा गया। अगर आपके पास में नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा व्यापक अर्थ में। तो इन्होंने कहा कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है व जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। इसी प्रकार से अगर हम संकुचित अर्थ की बात कर लें तो संकुचित अर्थ में भी शिक्षा के बारे में एस मैकेंजी ने क्या कहा। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों का विकास करना और
उनके लिए उन्नति चेतना पूर्वक किए गए किसी भी प्रयास के लिए काम करना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों का विकास, उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास को सफलतापूर्वक सही करना या सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाना, इस शिक्षा के आपको संकुचित अर्थ में शिक्षा की परिभाषा के बारे में बताया गया। अगर आपसे शिक्षा की परिभाषा पूछी जाती है तो आप किसी भी अर्थ में लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो। अगर मैं ऐसे ही बता दूं तो शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, क्योंकि आप सभी को पता है कि दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा भी कही गई, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा काम किया, दार्शनिकों ने भी। तो उन्होंने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को या शक्तियों की पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। क्या कहा, मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को या शक्तियों की पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। और इसी प्रकार से जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा, लिख लीजिएगा अगर आपके पास ना लिखा हो। शंकराचार्य जी ने कहा कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, या सा विद्या या विमुक्ति। तो दोस्तों यह कहा आपके जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। ये सभी दार्शनिक थे और दार्शनिकों के अनुसार भी शिक्षा मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा फ्रॉवेल जी का। फ्रॉवेल जी ने क्या कहा, मनोवैज्ञानिक अर्थ में, अगर मनोविज्ञान के अर्थ में कहा जाए तो फ्रॉवेल जी का बहुत नाम आता है, और आप सभी फ्रॉवेल जी के बारे में पढ़े भी होंगे। जब बात आती है आपके किंडरगार्टन विधि की तो वहाँ पर आपने इनको पढ़ा होगा। तो दोस्तों फ्रॉवेल जी ने क्या कहा, फ्रॉवेल जी ने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन क्षेत्रों में शिक्षा दी जाती है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र, उसमें से आपका पहला क्षेत्र आएगा, अभी मैंने जिसकी बात की, शिक्षा मनोविज्ञान की, एजुकेशन साइकोलॉजी की, जो आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। पूरा का पूरा आपको पेपर एक देखने को मिला था एजुकेशन साइकोलॉजी का। इसके अंतर्गत शिक्षा का संबंध क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि शैक्षिक समाधान, जो भी शैक्षिक समस्याएं चल रही हैं उसका समाधान करना, मनोवैज्ञानिकों को दृष्टिकोण जो भी दिया गया, और साथ ही साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात की गई। मनुष्य को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देने की बात की गई। जो चीज़ मनुष्य चाहता है, जो चीज़ बच्चा चाहता है, उसकी बात की गई। दूसरा क्षेत्र आपका कौन सा हुआ, पहला आपका था शिक्षा मनोविज्ञान, और दूसरा आपका क्या होगा क्षेत्र में, आपका होगा शिक्षा दर्शन, यानी कि अभी आप लोगों ने दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा भी पढ़ी थी, तो दूसरा आपका हो जाएगा शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत क्या रहेगा, इसके अंतर्गत शिक्षा दर्शन वह अनुशासन है जिसमें शैक्षिक समस्याओं का समाधान करते हुए दार्शनिक विचारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दार्शनिकों ने जो भी जाए, जैसे कि आपके दार्शनिक प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, और जो भी ये दार्शनिक हुए, इन्होंने क्या क्या विचार दिए शिक्षा के बारे में, तो इस पर जोर दिया जाता है। इसके बाद में शिक्षा का निर्देशन, तीसरा आपका आएगा शिक्षा का निर्देशन। शिक्षा का निर्देशन में क्या बात हुई, शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन का होना नितांत आवश्यक होता है, बहुत ही आवश्यक होता है कि निर्देशन। इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु में जो सहायता मिलती है, जो भी सहायता मिलती है, उसे विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण में सहायक दिया जाता है और उसका निर्देशन किया जाता है। तो ये आपका हो गया शिक्षा का निर्देशन। इसके बाद में आपका शिक्षा का सांख्यिकीय मूल्यांकन और शिक्षा शास्त्रियों की विचारधाराएं, शिक्षण कला, ये सभी शिक्षा के क्षेत्र होते हैं। प्रयोगात्मक शिक्षा,
या शैक्षणिक शासन, शैक्षणिक समाजशास्त्र, ये सभी आपके शिक्षा के जो हैं वो क्षेत्र कहे जाते हैं। आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा और 5 नंबर या 2 नंबर में आपसे स्कोप ऑफ एजुकेशन पूछ सकता है, शिक्षा के क्षेत्र पूछ सकता है। तो आप लोग इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए 2 नंबर और 5 नंबर में। इसके बाद में आपका आता है यूनिट 1.2 में, और वहाँ पर बात की गई है विशेष शिक्षा की, यानी कि विशेष शिक्षा क्या होती है और सामान्य शिक्षा क्या होती है। तो आप सभी इतना तो जानते होंगे कि सामान्य शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा क्या है। सामान्य शिक्षा सामान्य विद्यालयों में दी जाती है, सामान्य अध्यापकों के द्वारा दी जाती है, सामान्य तरीक़ों से दी जाती है, यानी कि कोई भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए जाते जिससे कि बच्चे ना सीखें। बच्चों में इतना ज्ञान, सामान्य बच्चे जैसा कि आप सभी को पता है कैचिंग पावर, इनकी आईक्यू लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उनको सिखाने के लिए हमें कम एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ पर विशेष शिक्षा की बात आती है तो वहाँ पर क्या आप सभी को पता है कि आप तैयार किए जा रहे हैं, जो डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहा है, यानी कि विशेष शिक्षा में डीएड कर रहा है विशेष शिक्षा में, तो वही बच्चों को, विशेष बच्चों को पढ़ा सकता है। विशेष शिक्षा विशेष विद्यालयों में, यानी कि जो भी हमारे स्पेशल एजुकेशन के विद्यालय हैं वहाँ पर विशेष शिक्षा दी जाती है। बच्चों के लिए टीएलएम यूज़ किए जाते हैं, प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं और विभिन्न तरीक़ों से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है जिससे कि बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकें। विभिन्न उपकरणों के द्वारा बच्चे को सिखाने का प्रयास किया जाता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सामान्य शिक्षा, अगर बच्चे को सामान्य शिक्षा दी जाती है तो उसके उद्देश्य क्या क्या होंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि विशेष शिक्षा अगर बच्चे को दी जाएगी तो बच्चे के उद्देश्य क्या क्या होंगे। तो थोड़ा हम सामान्य शिक्षा के बारे में देख लेते हैं कि अगर सामान्य शिक्षा दी जाएगी बच्चे को तो उद्देश्य क्या क्या होंगे। देखिए, सामान्य शिक्षा में सबसे पहला उद्देश्य बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति कराना, यानी कि ज्ञानोपार्जन का उद्देश्य, बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति कराना। और दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति के बाद में जीविकोपार्जन, यानी कि बच्चे को जीवन जीने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सा उनको व्यवसाय चाहिए और कहाँ से वो पैसे का अर्जन कर सकते हैं। तीसरा, आपका बच्चे के चरित्र का निर्माण, उसके चरित्र का निर्माण, बच्चे के चरित्र का निर्माण, बच्चा किस प्रकार से बोली भाषा उसकी क्या है, किस प्रकार से बच्चा दूसरे को डील करेगा, अगर बोलना है किसी से तो कैसे बोलेगा, इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। सांस्कृतिक निर्माण, बच्चे का कल्चर क्या है, कल्चर के हिसाब से बच्चा अपने आसपास रह रहा है या नहीं रह रहा है या किस प्रकार से रहेगा। शारीरिक विकास, बच्चे का होल चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ आती हैं। आपका शारीरिक विकास हुआ, व्यक्तिगत विकास हुआ, चारित्रिक निर्माण हुआ, सांस्कृतिक निर्माण हुआ, ये सभी चीज़ें आती हैं। व्यक्तिगत निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं बच्चे का, तो ये सभी चीज़ें आपकी जाएंगी सामान्य शिक्षा के उद्देश्य में। लेकिन अब हम थोड़ा विशेष शिक्षा के बारे में अगर हम बात कर लें तो विशेष शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे, विशेष शिक्षा के क्या उद्देश्य रहेंगे। पीपीटी पूरी मैं नहीं बना सकता क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं और आप लोगों को जो वीडियोज़ हैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करानी है, इसीलिए आप लोग शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जो भी वीडियो है आप लोग स्किप ना कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। विशेष शिक्षा के उद्देश्य में क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा विशेष है, यानी कि बच्चा किस प्रकार से विशेष है, उसके अंदर कौन सी कमी है या कौन सी एबिलिटी है, दोनों चीज़ों का हम पता लगाएंगे। यानी कि उसका हम पहले शीघ्र पहचान, आप सभी पढ़े होंगे अगर, तो उसका हम क्या करेंगे, शीघ्रता से पहचान करेंगे, शीघ्र पहचान करेंगे बच्चे का शीघ्र पहचान करके हम क्या करेंगे, उसके अंदर एबिलिटी को जानेंगे, उसके अंदर कमी को जानेंगे और उस कमी को देखते हुए और जो उसकी एबिलिटी है, जो काम वो कर सकता है, उसको देखते हुए हम उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, विशेष शिक्षा में जागरूकता बहुत कम है, चाहे वो अपनी फील्ड
विशेष शिक्षा की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो मानसिक मंदता हो, आपकी श्रवण बाधिता हो, दृष्टि बाधिता हो, कोई भी चीज़ें हो, वहाँ पर बहुत ही कम, ये मान के चलिए कि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो जान ही नहीं पाते कि हमारा बच्चा उसको किस प्रकार से वो विशेष है। वहाँ पर क्या है दोस्तों, सामाजिक जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा उद्देश्य में, सामाजिक जागरूकता। तीसरी चीज़ ये क्या है कि बहुत लोग जादू टोना या ये सब किया करते हैं, जो नकारात्मक विचार हैं कि हम अगर बच्चे को सर ठोक देंगे सही हो जाएगा, बच्चे को बाबा के पास ले जाएंगे सही हो जाएंगे, यानी कि नकारात्मक विचारों का अंत करने की बात हो रही है। तीसरा उद्देश्य क्या होगा, विशेष शिक्षा का नकारात्मक विचारों का अंत करना। चौथा उद्देश्य आपका क्या होगा, अक्षम व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। यानी कि हम अगर ये सोचें कि जो भी अक्षम व्यक्ति है घर में ही बैठा रहेगा, घर में ही चीज़ों को सीख जाएगा, हम उसको समाज में नहीं निकालेंगे, वो अगर समाज में निकलेगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं, तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो जो भी उसके समाज है उसको बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, जिससे कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सके और समाज में एक अच्छा जीवन जी सके। इसके बाद में आपका पांचवा उद्देश्य क्या आता है, व्यवसायिक कौशलों का विकास। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी हमारे मानसिक मंदित बच्चे या बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, ये अपना व्यवसायिक विकास ही कर सकते हैं, व्यवसाय ही कर सकते हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट जॉब्स में, जो कि बौद्धिक अक्षम बच्चे, इनको गवर्नमेंट जॉब में नहीं रखा जाता। तो व्यवसायिक कौशलों का विकास, बच्चा क्या सीखना चाहता है, बच्चे को क्या क्या पता है, बच्चा किन चीज़ों में आगे बढ़ सकता है, तो बच्चे का व्यवसायिक विकास भी बहुत बड़ा एक उद्देश्य होता है विशेष शिक्षा का। इसके बाद में मानव संसाधन का विकास। अगर अब हम बात कर लें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका मूल्यपरक शिक्षा, या जिसको हम बोलते हैं आपका नैतिक शिक्षा। क्या हम बोलेंगे, नैतिक शिक्षा, या हम जिसको बोलेंगे वैल्यू एजुकेशन, या जिसको हम बोलेंगे मूल्यपरक शिक्षा। आप सभी और हम सभी पढ़ते थे तो एक नैतिक शिक्षा का एक ले मान के चलिए कि एक पीरियड ही दूसरा होता था, एक बुक होती थी मैं जब पढ़ता था। तो नैतिक शिक्षा क्या होती है, आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में और 5 नंबर में। पूछेगा कि प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को कौन सी नैतिक शिक्षा देंगे, पूर्व प्राथमिक स्तर पर कौन सी नैतिक शिक्षा देंगे, कौन सी शिक्षा बच्चे को देंगे। तो नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं, यानी कि बच्चे की सभ्यता, बच्चे की संस्कृति, बच्चे का आचरण, ये सभी चीज़ें आपकी क्या होती है, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे समाज का। हमारे समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, उन लोगों में किस प्रकार की भावनाएं हैं, और जो बहुत ही बड़ी चीज़ है कि हमारे समाज का वातावरण कैसा है। और जैसा समाज होगा हमारे बच्चों पर, हमारे आने वाली पीढ़ी पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति के निर्माण में समाज का बहुत ही बड़ा रोल होता है, और शिक्षा के मामले में भी समाज और हमारा घर जो है, अगर वो शिक्षित है तो ही हम शिक्षित हो पाएंगे, तो ही हमारा जो सभ्यता है उसका विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, और साथ ही साथ हम पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। पूर्व प्राथमिक स्तर पर आप सभी को मैंने अभी नाम बताया था, और बहुत ही अच्छा नाम था जब मैंने बताया था कि किंडरगार्टन विधि। तो यह दोस्तों फ्रॉवेल के द्वारा, जो कि एक शिक्षा शास्त्री थे फ्रॉवेल, तो इनके द्वारा विकसित की गई थी। और 1 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा फ्रॉवेल जी को, कि जो पूर्व प्राथमिक विधि यानी कि किंडरगार्टन विधि जो थी, इसको हम बच्चों का बगीचा जिसको हम बोलते हैं, तो यह दोस्तों फ्रॉवेल जी ने, फ्रेडरिच विलियम अगस्त फ्रॉवेल, ये इनका पूरा नाम है, या हम फ्रॉवेल नाम से इनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इन्होंने विकसित की थी। और इन्होंने कहा था कि जब भी बच्चा छोटा है तो उसको हम नर्सरी से पहले, या बच्चे को 4 साल से पहले हम कहाँ रखेंगे, बच्चे के बगीचे में रखेंगे, यानी कि किंडरगार्टन विधि हम प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर बच्चा
सब चीज़ों का मतलब सब चीज़ों को सीखेगा। साथ ही साथ जो शिक्षक होगा वो एक माली होगा और बच्चा जो होगा वो उसको सर्वोपरि रखा जाएगा, उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, जिससे कि क्या होगा, बच्चा अच्छे से सीख सकेगा और बच्चे का जो भी विकास है हम आगे चल करके उस विकास को और अच्छी तरीके से हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका पूर्व प्राथमिक स्तर पर हो गया। उद्देश्य क्या क्या होंगे पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य, और ध्यान दीजिएगा FACP मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। FACP उसके अनुसार प्री प्राइमरी क्या एज ग्रुप क्या थी, प्राइमरी की एज ग्रुप क्या थी, सेकेंडरी की एज ग्रुप क्या थी, और आपकी प्री वोकेशनल की एज ग्रुप क्या थी, वोकेशनल की एज ग्रुप क्या थी, ये सभी एज ग्रुप एक बार आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है अगर आप FACP को तैयार कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और मैंने FACP, बेसिक MR, MDPS इन सभी टूल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया था। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों की। उद्देश्य क्या क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। इसके अंतर्गत बालकों को विद्यालय हेतु तैयार करना। बच्चा जब जाएगा, अगर उसको लगेगा कि विद्यालय में हमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो क्या करेगा, बच्चा दोबारा जाने में प्रेरित होगा और बच्चा अच्छा सीखेगा। जैसे कि जो किंडरगार्टन विधि है बच्चों के खेल पर ही निर्भर करती है, बच्चों को खिला कर अच्छे से सिखाना, बच्चों के अंदर उनके अंतर्निहित गुणों का विकास करना, अच्छी आदतों का निर्माण करना, मातृभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी मातृभाषा जो है उसका विकास करना, समाज के प्रति जागरूकता, बौद्धिक क्षमता का विकास, मैत्री समूह का विकास। बच्चे जो छोटे होते हैं तो अपनी चीज़ें किसी दूसरे को नहीं देते या दूसरे की चीज़ें लेते नहीं जल्दी से, तो उसका विकास करना। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षा आप सभी को पता है, वहाँ पर कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। प्राथमिक शिक्षा पे बच्चे को अध्ययन कला का विकास करना, उसका शारीरिक विकास करना, उसके कर्तव्यों का बोध कराना, नैतिक गुणों का विकास करना, व्यवहारिक ज्ञान देना, राष्ट्रीयता की भावना देना, ये सभी आपकी प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत उसके उद्देश्य आ जाएंगे। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, और पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये कि लिंग समानता, और आप सभी को पता है कि स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के साथ साथ मनुष्य किस प्रकार से शिक्षा लेते हैं, या वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद में जब मध्यकाल आया तो कम क्यों किया गया, आधुनिक काल में शिक्षा क्या चल रही है, स्त्री की शिक्षा आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे भाइयों के साथ में बहनें भी बहुत ज़्यादा विकास कर रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका सर्वोच्च पद क्यों ना हो, IAS PCS आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी काफ़ी सारी जो स्त्रियां हैं वो काम कर रही हैं, बहनें काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। प्राचीन भारत में इसकी काफ़ी उन्नति देखने को मिली थी। स्त्री वैदिक साहित्य का अध्ययन करती थी, जब प्राचीन काल रहता था तो स्त्रियां क्या करती थी, वैदिक साहित्यों का भी अध्ययन करती थी। और स्त्रियां अब किसी भी मामले में आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे कम नहीं हैं, लेकिन स्त्रियों की शिक्षा जो थी उस पर कई बार प्रतिबंध लगाया गया, उनको मुंह ढक करके बाहर जाना पड़ता था और विद्यालय जो थे वो काफ़ी दूर होने के कारण उनको घर पर ही रहना पड़ता था जिसके कारण उनको शिक्षा नहीं मिल पाती थी। वैदिक काल में क्या होता था बता देता हूँ थोड़ा। वैदिक काल में इसको आप लोग स्वयं से अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। वैदिक काल में महात्मा बुद्ध ने स्त्री पर विशेष बल दिया, स्त्री शिक्षा पर। साथ ही उनका कहना था कि स्त्रियां मठों में रह कर के शिक्षा ग्रहण करें,
जो मठ पद्धति चलती थी, मठों में रह करके शिक्षा ग्रहण करने की बात की इन्होंने। और स्त्री काल में शिक्षा मतलब काफ़ी प्रचार प्रसार इन्होंने किया था महात्मा बुद्ध जी ने स्त्री शिक्षा का। स्त्रियां धार्मिक क्षेत्र में भी आगे रहीं, किंतु इस काल में स्त्री शिक्षा निम्न वर्ग में स्त्रियों के लिए सुलभ नहीं हो पाई, केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए ही व्यवस्थित थी। यानी कि वैदिक काल में क्या हुआ, जो भी निम्न वर्ग की, जो कि निचले तबके की स्त्रियां थीं, वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाईं। स्त्रियां वो ज़्यादा बढ़ पाईं जो अच्छे घर की थीं, अच्छे तबके की थीं, तो वो ज़्यादा बढ़ पाईं। मध्यकाल में क्या हुआ, मुगलकालीन सत्ता आई। मध्यकाल में क्या हुआ आपका, मुगलकालीन सत्ता आई, और यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान पर्दा प्रथा चीज़ें आई। तो इसमें क्या हुआ, बाल विवाह होने लगे, और बालिकाओं को अगर थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त कर लेती थी तो मान के चलिए उनको कही जाती थी कि इतना ज्ञान बहुत है, यानी कि उच्च शिक्षा उनको नहीं दी जाती थी। तो बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा पर यहाँ पर कोई विशेष ध्यान मध्यकाल में नहीं दिया गया था। और आधुनिक काल की अगर बात की जाए तो चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, और उसके बाद की जो भी चीज़ें आई, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, ये सभी चीज़ें आई, और बच्चे को इंटर कॉलेज बालिका विद्यालय खोले गए, जहाँ पर केवल और केवल बालिकाएं जाकर के, चाहे वो डिग्री कॉलेज हों चाहे वो इंटर कॉलेज हों, वहाँ पर केवल और केवल बालिकाएं जाकर के राज्य स्तर पर भी और आपके ग्राम स्तर पर भी जो भी सरकारी विद्यालय खुलते हैं तो बालिका विद्यालय भी खोले गए। अब अगर हम बात कर लें प्री वोकेशनल एजुकेशन यानी कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की, आप सभी को पता है कि प्री वोकेशनल एजुकेशन जो आपकी है, तो प्री वोकेशनल आपका जो एज ग्रुप रहेगा 15 से 18 वर्ष। आप सभी को पता है कि 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो भी मानसिक मंदित बच्चे हैं, बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनको कहाँ रखा जाता है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में। और पूर्व व्यवसायिक शिक्षा से तात्पर्य क्या होता है, जो बालक व्यवसाय शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व उनकी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना, यानी कि वो व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो उनको उस व्यवसाय के बारे में 15 से 18 वर्ष की आयु में उनको सिखाना। इससे लाभ क्या होगा, जब वो व्यवसाय करने जाएंगे तो उनको उस व्यवसाय का बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान होगा, उसको उनका आधार पता होगा, किस प्रकार से धनोपार्जन करना है वो पता होगा, और किस प्रकार से उनको चीज़ें बेचनी है, बनानी किस प्रकार से है, उनकी रुचि किस में है, ये सभी चीज़ें पूर्व व्यवसाय शिक्षा में देख ली जाती हैं। उनके कौशल का विकास किया जाता है, समूह की भावना का विकास किया जाता है, दूसरे से बात कैसे करनी है उसका विकास किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी पूर्व व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। आशा है सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके नए यूनिट के साथ में, नई वीडियो के साथ में। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।